कि मेरे उस लेखन को एक रेखांकन किया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किस तरह से इसको एक दंश होगा भीतर कि हमारे पास अपना देश होता तो हम अपना राष्ट्रगान गाते, हम आज यहाँ शरणार्थी बने बैठे हैं। तो उसी समय मेरे मन में आया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि इस विषय पर नहीं लिखा जाना चाहिए या इस विषय को उठाया नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उस मेरे उपन्यास को एक किनारे कर दिया गया उस समय 2010 में भी। आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तो दर्द छिपा होगा, कहीं कोई न कोई पीड़ा तो होगी। तो उन लोगों के भीतर झांकने की जो मैंने कोशिश की, तो ये लोग बड़े कठिन होते हैं, नारियल की तरह से कि नारियल के भीतर बहुत तरल जल तो होता है मीठा सा, लेकिन ऊपर से इतना जटाजूट और इतना कड़ा सा उसका कवर होता है कि आप जल्दी उस जल तक पहुंच नहीं सकते हैं। किसी की भावना को, जो कोमल भावना है, उसको आप छेड़ दीजिए तो वो व्यक्ति उदास हो जाता है या भावुक हो जाता है। तो इनके गुरुजी रोने लगे, बोले क्यों नहीं आएगी बेटी, अपने परिवार की याद आती है, माँ बाप की याद आती है। रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभिशप्त हैं इस कम्युनिटी में आने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी नारी शक्ति को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। आपने ऐसे ऐसे विषयों को उठाया है जिसे देश ही नहीं दुनिया में सराहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने एक्सपोज टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव जी की, जिन्हें पिछले दिनों राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपने दो ऐसे विषय उठाए थे जिसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया है। वो विषय हैं तिब्बती शरणार्थियों का मुद्दा, जिसे विश्व में कोई उस ओर देखना नहीं चाहता था, या यूं कहें उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था। उसके साथ ही थर्ड जेंडर का मुद्दा है। थर्ड जेंडर यानी किन्नरों का। क्यों इस विषय को आपने चुना है, और इसी दो विषय के लिए आपको राष्ट्रपति जी द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर नीरजा माधव जी की अब तक में करीब 46 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो विभिन्न प्रांतों में, कई विश्वविद्यालयों में और कई देशों में उसका पठन पाठन होता है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नीरजा माधव जी से। डॉक्टर नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले दिनों आपको राष्ट्रपति जी द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया है। इसका अनुभव आप क्या करती हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये आपके लिए सम्मान? भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित होना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है मोनेश जी। और किसी भी लेखन को, ठीक है कि वो विषय कौन सा था ये अलग बात है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन किसी लेखन को उस राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा या सरकार द्वारा मान्यता मिलना या रेखांकित किया जाना या पुरस्कृत होना अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति तो है ही। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ कि मेरे उस लेखन को एक रेखांकन किया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो उस सुख को, उस अनुभूति को शब्दों में हम नहीं वर्णित कर सकते हैं। वो फीलिंग का एक विषय है, अनुभूति का विषय है, मैं उसको अनुभव कर सकती हूँ। जी। मैम, जो दो विषय आपने चुने जिस पे आपको सम्मानित किया गया, उन दो विषयों के बारे में बताइए, और वही दो विषय आपने क्यों चुना? देखिए, विषय कई बार होते हैं कि लोग एक फैशन के तहत लिखते हैं कि ये फैशन में है विषय, इस पर हम लिखेंगे। लेकिन कुछ एक लेखकों के लिए, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ तो हमेशा मेरा मन उधर की ओर भागता रहा जो हमारे समाज में हैं तो हमारे साथ, लेकिन हम उनके दुख दर्द को महसूस नहीं करना चाहते या उनके प्रति उदासीन रहना चाहते हैं। तो ये एक जो भाव था मेरे भीतर
कि जैसे तिब्बती शरणार्थियों को हमने अपने आसपास, सारनाथ में मैं रहती हूँ, तो तिब्बती शरणार्थियों को हमने अपने आसपास बहुत नज़दीक से देखा। और मेरे मन में एक छोटी सी घटना ने मुझे बहुत उद्वेलित किया कि एक कार्यक्रम में मैं गई थी अपने बच्चों के स्कूल में। बच्चे छोटे छोटे थे, सारनाथ में ही हुए स्कूल। उस स्कूल में एक तिब्बती शिक्षिका भी थी। तो जिस दिन 15 अगस्त मनाया जा रहा था, मैं भी वहाँ बैठी थी, बच्चों का फंक्शन हो रहा था। तो जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो तिब्बती महिला हमारे भारतीय परिधान में, यानी रेड बॉर्डर की व्हाइट साड़ी पहन के, और वो हमारा राष्ट्रगान गा रही थी। एकाएक मेरे मन में आया कि ये जो तिब्बती महिला है, इसके मन में दूसरे देश का राष्ट्रगान गाते हुए क्या फीलिंग आ रही होगी, किस तरह से इसको एक दंश होगा भीतर कि हमारे पास अपना देश होता तो हम अपना राष्ट्रगान गाते, हम आज यहाँ शरणार्थी बने बैठे हैं। तो उसी समय मेरे मन में आया कि मैं तिब्बती शरणार्थियों पर कुछ जरूर लिखूं। इनकी जो अंतर की पीड़ा है, इनकी जो छटपटाहट है, एक राजनीतिक छटपटाहट भी है, एक धार्मिक छटपटाहट है और सांस्कृतिक छटपटाहट भी है। क्योंकि अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था को बचा लेने के प्रति, और वो भी अपने देश को बचाने के लिए इनके मन में एक कोई अभी भी ललक है, जिसके कारण वो हमारे देश में रहते हुए शरणार्थी कहलाना पसंद करते हैं। क्या होता है, दूसरे देशों में लोग जाते हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं और फिर वहीं के होके रह जाते हैं। आखिर वो कौन से कारण है जिसके लिए वो शरणार्थी कहलाना पसंद कर रहे हैं लेकिन नागरिकता नहीं लेना चाहते हैं? कई राउंड में उन लोगों के इंटरव्यूज लिए, उन लोगों के जो रिचुअल्स होते हैं, जो उनके तीज त्योहार होते हैं, उसमें मैं जाके शामिल हुई, उनको जानने के लिए नज़दीक से क्या है, उनके बहुत सारे शब्दों से परिचित हुई। फिर जो चीज़ें हम नहीं जान सकते थे उनको उन लोग, यहाँ तिब्बती विश्वविद्यालय है तो वहाँ के वाइस चांसलर या वहाँ के लोगों से हमने उनके शब्दों को पकड़ना सीखा, उनका जो खान पान है, उनका रहन सहन है, या अपने देश के प्रति उनकी जो छटपटाहट है, उन सारी चीज़ों को जब हमने रिसर्च कर लिया तब मैंने एक उपन्यास लिखा, गेशे जंपा, उनकी अहिंसक मुक्ति साधना पर, तिब्बती अहिंसक मुक्ति साधना पे मैंने वो उपन्यास लिखा, गेशे जंपा, जो अभी तिब्बती विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी है। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी, किसी ने बनाई, मुंबई से आए हुए थे, लर्निंग इन एक्साइल। उनका एक्साइल गवर्नमेंट जो है यहीं पर हिमाचल में है। तो ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ रहीं, परिवेश रहा जिसने मुझे उद्वेलित किया कि मैं तिब्बती शरणार्थियों पर कुछ लिखूं। फिर उसे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गेशे जंपा को, मेरे उपन्यास को, और साहित्य अकादमी की भी फाइनल लिस्ट तक गया था। लेकिन अब वही होता है ना कि हमारे देश में तो कई तरह के लोग हैं, तो अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि इस विषय पर नहीं लिखा जाना चाहिए या इस विषय को उठाया नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए उस मेरे उपन्यास को एक किनारे कर दिया गया उस समय 2010 में भी। तो ये सारी चीजें होती रही साहित्य में, जैसा कि चलता है। और थर्ड जेंडर पर भी वही फीलिंग थी कि कई बार वो लोग दिखाई देते थे ताली बजाते हुए, ठनगन करते हुए, एक लाउड मेकअप। तो मुझे अंदर से ये लगता था कि इन लोगों के इस लाउड मेकअप के पीछे ये जो अपना एक बनाव श्रृंगार करते हैं, जो नॉर्मल तो नहीं होता है, थोड़ा एबनॉर्मल होता है, तालियां बजाते हैं, कभी कभी भोंडी हरकतें भी करते हैं। आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तो दर्द छिपा होगा, कहीं कोई ना कोई पीड़ा तो होगी। तो उन लोगों के भीतर झांकने की जो मैंने कोशिश की, तो ये लोग बड़े कठिन होते हैं, नारियल की तरह से, कि नारियल के भीतर बहुत तरल जल तो होता है, मीठा सा, लेकिन ऊपर से इतना जटाजूट और इतना कड़ा सा उसका कवर होता है कि आप जल्दी उस जल तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो नारियल की तरह से इन लोगों को जब हमने देखा, इन लोगों के भीतर घुसने की कोशिश की, कुछ बोलने को तैयार नहीं, सांकेतिक अपने शब्दों का प्रयोग करके मेरे पास से हट जाना या मुझे कुछ न बताना। फिर किसी तरह से इन लोगों ने कहा कि हमारे गुरुजी जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम लोग आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो हमने इनके गुरु को खोजा, कहाँ रहते थे, टूटी फूटी कोठरी में वो रहते थे, वहाँ 80 पर। उनके पास गई, चौका घाट के पास
हुकुलगंज में इन लोगों का अपना निवास हुआ करता, उनकी अपनी एक छोटी सी कॉलोनी है, उपेक्षित सी, उदासीन सी, जैसे कोई उधर नहीं जाता। वहां पे मैं जाके इन लोगों के बीच में बैठती थी, तो बहुत सारे शब्दों को पकड़ा। और जब इनके गुरुजी को थोड़ा सा हमने कुरेदा कि आपको अपने माता पिता की याद नहीं आती, आपको अपने परिवार की याद नहीं आती, तो वो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि किसी की भावना को, जो कोमल भावना है, उसको आप छेड़ दीजिए तो वो व्यक्ति उदास हो जाता है या भावुक हो जाता है। तो इनके गुरुजी रोने लगे, बोले क्यों नहीं आएगी बेटी, अपने परिवार की याद आती है, माँ बाप की याद आती है, रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अभिशप्त हैं इस कम्युनिटी में आने के लिए, क्योंकि समाज में स्वीकार नहीं करता। उस समय मुझे लगा, मैंने बहुत उन लोगों पर भी बहुत रिसर्च किया। उस समय तक जो चुनाव हुआ करते थे उसमें स्त्री और पुरुष दो ही जेंडर होते थे। ये चुनाव में भाग भी नहीं लेते थे, ये शिक्षा के अधिकारों से दूर थे, तमाम तरह की परेशानियां थी। तो मेरे मन में आया कि जैसे हमारे यहाँ तमाम वर्ग को आरक्षण दिया गया है उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए, तो क्यों नहीं ये शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, इनके अंदर अगर एक प्रकृति का क्रूर मजाक इनके साथ हुआ है, केवल एक अक्षमता है इनके भीतर, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, बाकी इनके अंदर सारी सामर्थ्य है, तो फिर इनका उपयोग भी तो हो सकता है। इन्हें अगर हम आरक्षण देकर सुरक्षा जैसे कार्यों में लगा दें या अन्य क्षेत्रों में लगा दें, तो हमें लगता है कि इनका सदुपयोग भी होगा और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम समाज के अंग हैं, ये अपने को समाज से उपेक्षित समझते हैं। तो मैंने सारा, जब मैटर कलेक्शन जिसको कहते हैं कि इन लोगों के बारे में सब कुछ जब जानकारी हासिल कर ली मैंने, तो मैंने उपन्यास लिखा यमदीप। 2002 में वो प्रकाशित हुआ और संभवतः वो इन लोगों के ऊपर हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद आश्चर्य करेंगे मोनेश जी आप कि बिना किसी धरना प्रदर्शन जुलूस के, बहुत बार होता है हम धरना प्रदर्शन जुलूस देखते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें आरक्षण चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसा आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इन लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। तो मैं इसे साहित्य की मौन विजय मानती हूँ कि साहित्य ने अपना काम किया। फिर 2014 के बाद तो बहुत सारे लेखकों ने इस पर अपनी लेखनी चलाने की कोशिश की। अभी आप किन्नर कह रहे थे ना, किन्नर शब्द से परहेज है, इसलिए कि किन्नर शब्द इन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। किन्नर एक हिमाचल प्रदेश की बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एक जाति है। उन लोगों ने थोड़ा विरोध भी कभी किया था और मैंने खुद भी अपने उपन्यास में किन्नर शब्द प्रयोग नहीं किया है। बाद के लेखकों ने पता नहीं किस लिए इस शब्द का प्रयोग किया, शायद जो थर्ड जेंडर के लिए शब्द है हमारे समाज में प्रचलित, उस शब्द से लोगों को परहेज है। लेकिन हमें लगता है कि जब जिस कम्युनिटी के लिए, जिस समुदाय के लिए हम ये बात कर रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, उसे ही हम अपने समाज में जब स्वीकार्यता नहीं दिला पा रहे हैं, तो शब्द तो हमें अटपटा लगेगा ही, उनका तो जीवन भी अटपटा है। तो इसलिए शब्दों पर हमें नहीं जाना है, वो हमारी मानसिक स्थिति का परिचायक हो जाता है। हमें उन्हें अपने परिवार में जगह देनी है, हमें उन्हें समाज में स्वीकार्यता लेनी है। आज भी आप देखते होंगे पाठ्यक्रमों में इनके ऊपर कोई साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है और ना कोई साहित्य था अभी तक। और बच्चे क्या है कि इनके नाम से या इन लोगों से दूरी बरतते हैं। बच्चे ही नहीं, हम आप भी बरतते थे। थोड़ा अजीब तरह का भय भी रहता है। उस दूरी को, उस भय को निकालने की आवश्यकता है और ये तब निकलेगा जब हम साहित्य के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि ये जैसे अन्य दिव्यांग होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, हाथ पैर से कहीं दिव्यांग हो जाते हैं, उसी तरह से ये भी हैं, हमारे परिवार के अंग हैं, सदस्य हैं, और इनको हम शिक्षित करें, इनको हम विभिन्न क्षेत्रों में ले जाएं। तो ये दोनों विषय मेरे ऐसे रहे जिन पर शायद पहली बार मैंने लिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इन दोनों ही विषयों को केंद्र में रखकर भारत सरकार ने और माननीय हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने मुझे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, तो मुझे लगा कि मेरा लेखन सार्थक हुआ, मेरा लिखने का जो श्रम था वो सार्थक हो गया, चरितार्थ हो गया। बड़ी ही, मतलब मैं क्या कहूँ, इसमें जो आपने दोनों विषय उठाए हैं, ये
मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये किसी पुरुष ने नहीं उठाए, एक नारी शक्ति नहीं उठाए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है एक्सपोज टाइम्स की तरफ से, मेरे सभी दर्शकों की तरफ से। मैम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं आपके उस परिवेश की तरफ जहां से आपने लेखन का कार्य शुरू किया। जहां तक मेरी जानकारी है आपका पहला उपन्यास था यमदीप। ये 2002 में जो आपने इस समुदाय के लिए लिखा था। इसके पहले का क्या आपका रहा है लेखन का कार्य? मोनिश जी, मैं लिखती तो थी अपने छात्र जीवन से ही। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही थी, मैं अंग्रेजी की छात्रा रही हूँ। अंग्रेजी में मैंने एमए किया। बीच में मैं रोकना चाहूंगा। हाँ। मैंने भी आपके बारे में पढ़ा कि आप इंग्लिश से पीएचडी हैं, बट आपने हिंदी में क्यों पदार्पण किया? ये अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें जब अपना चेहरा देखना होता है तो एक आईने की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से मुझे लगा कि मैं हिंदी तो जानती हूँ, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में पढ़ूं कि अंग्रेजी साहित्य में क्या है, और फिर उसमें हम अपनी संस्कृति को अच्छे से देख पाएंगे। तो अंग्रेजी साहित्य एक आईने की तरह रहा मेरे लिए। निसंदेह आप कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य आपके मन को परिष्कृत तो करता है, आपके ज्ञान की वृद्धि करता है। तो अंग्रेजी साहित्य मेरे लिए एक सपोर्टिव रहा। जैसे अंग्रेजी साहित्य की जो विशेषताएं थी, नॉवेल लिखने की या स्टोरी की या पर्सनल एसेज की, मैं ललित निबंध लिखती हूँ। ललित निबंधों के लिए अभी तक शायद हिंदी साहित्य में लोग कहा करते हैं, मैं नहीं ये दावा कर रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी तक ललित निबंधकार नहीं थी स्त्रियां। तो मैं ललित निबंध भी लिखा करती हूँ। ललित निबंध बहुत कुछ पर्सनल एसेज जो है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, उनके बहुत करीब होते हैं। थोड़ा अंतर तो है, निसंदेह अंतर है दोनों में, लेकिन फिर भी हम उसको पर्सनल एसेज की तरह से कह सकते हैं। तो ये अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो मेरी अपनी भाषा है हिंदी, जो हमारी राजभाषा भी है, भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रभाषा भी हो जाएगी, तो हम इसमें लिखेंगे तो लोगों तक ज्यादा पहुंचेंगे, बहुत अधिक लोगों तक हम अपने विचारों को पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी के साथ एक विडंबना ये भी लगी हुई थी कि हम भारत के लोग हैं, अंग्रेजी हमारी सीखी हुई भाषा है, ये हमारी न मातृभाषा है न ये हमारे देश की भाषा है, ये हम विदेशी भाषा इसको सीख रहे हैं। तो बहुत सारे जो शब्द होते हैं हमारे आसपास के परिवेश में, जिनको देशज कहते हैं या क्षेत्रज भाषा, तो देशज या क्षेत्रज, इनको हम अंग्रेजी में शब्द नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण आपको हम बताएं, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों के बहुत सारे नाम हैं। दिया है, कसोरा है, पुरवा है, परई है, कलश है, घड़ा है, कमोरी है, सुराही है, सब मिट्टी के हैं। इंग्लिश में क्या है? क्ले पॉट। हमारे यहाँ चाची है, मौसी है, बुआ है, मामी है, 4 रिश्ते अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में एक शब्द, आंटी। तो हमारी जो लिमिटेशन है इंग्लिश में, हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी भाषा खराब भाषा है, नहीं, हर भाषा का अपना सौंदर्य है। वो अंग्रेजी बोलने वालों के लिए उसका सौंदर्य समझ में आएगा, लेकिन जो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे पास जितने शब्द हैं, जितने रिश्ते हैं, उन रिश्तों को अभिव्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के पास सामर्थ्य नहीं है। उसके पास अपने लिमिटेड वर्ड्स हैं और हमारे पास अनलिमिटेड है। और ये हमें गर्व तो करना पड़ेगा कि हमारी हिंदी भाषा में वैज्ञानिकता है, हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, हमारा कोई साइलेंट नहीं होता। तो साइलेंट के लिए तो हमें रटना पड़ जाएगा, और हम लोगों ने कभी भी रटने वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं माना है। हम लोगों ने बहुत गहराई से जो अध्ययन हम आत्मसात करते हैं, उस ज्ञान को ज्ञान मानते हैं। तो ये कारण रहे कि मैंने हिंदी को चुना और हिंदी में लिखना प्रारंभ किया, और आज वो हिंदी हमारी अपने देश की सीमाएं लांघ के बाहर तक गई हुई है। तो मैम जैसे आपने बताया 2002 में यमदीप, उसके बाद से क्या क्या पड़ाव आए और क्या क्या कठिनाइयां या क्या क्या फेवर्स आपको मिले लेखन में? देखिए, जब 1997 से पहले
जो कुछ भी हमारा फुटकर लेखन था वो प्रथम छंद से स्वप्न करके एक कृति मेरी आई थी, उसमें मैंने संग्रहित कर दिया था। उसमें तमाम कविताएं भी थी, छंद वाली कविताएं थी, छंद मुक्त कविताएं थी, कुछ एक कहानियां थी, कुछ संस्मरण थे, तो एक छोटा सा उपन्यास भी था उसमें। वो पूरा एक संग्रह हमने जो जिसको कहेंगे कि लेखन के क्षेत्र में गंभीरता से लिखने के पहले के सारे लेखन है, स्टूडेंट लाइफ को जिसको आप कह सकते हैं कि ऐसे लिख दिया, लेकिन उसमें भी कुछ आपको मिलेगा जब कभी आप पढ़ेंगे तो। प्रथम छंद से स्वप्न। लेकिन 1997 में जब मेरा पहला कहानी संग्रह आया चिटके आकाश का सूरज, उसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सर्जना पुरस्कार दिया, और फिर दूसरा संग्रह आया अभी ठहरो अंधी सदी, तो उसको भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यशपाल पुरस्कार दिया। उसके बाद एक कविता संग्रह प्रस्थानत्रयी आया, फिर तीसरा मेरा कहानी संग्रह आया पथदंश भारतीय ज्ञानपीठ से। उसके बाद ये उपन्यास पहला है यमदीप। जो उपन्यासों की श्रृंखला में ये पहला उपन्यास है यमदीप, जो थर्ड जेंडर पर हमने शुरू किया था। इसी तरह से कहीं कहीं और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हम और भी विषयों पे आपसे मिलते रहेंगे और आपका सानिध्य चाहेंगे। तो दोस्तों, हमने बात की डॉक्टर नीरजा माधव जी से। सारी बातें लिखने के माध्यम से वो कागज़ पे उकेरती हैं और हम तक वो पहुंचता है। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और उन मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जो उनकी लेखनी के संपर्क में आकर एक इतिहास बनता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।